अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 9 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बिल्ट इन वैलिडेशन रूल्स के बारे में बात करेंगे कि लारावल के अंदर कौन कौन से बिल्ट इन वैलिडेशन रूल्स या वैलिडेशन फंक्शंस अवेलेबल हैं और उन तमाम फंक्शंस का हम एक ओवरव्यू देखेंगे। और उसके अलावा ईच फंक्शंस को मैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपको आने वाली 3-4 सीरीज़ में ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि देर आर 60 डिफरेंट बिल्ट इन रूल्स। और अगर मैं ईच रूल को 5 मिनट्स दूं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट वन वीडियो। सो इसलिए मैं आगे आने वाली 3-4 वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ जो बिल्ट इन वैलिडेशन रूल्स हैं उन्हीं के बारे में एक्सप्लेन करूँगा और स्टेप बाय स्टेप हम उन तमाम रूल्स को स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने कस्टम वैलिडेशन रूल्स भी क्रिएट करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने इस लार्वल वैलिडेशन के जो हमें लार्वल वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इसी बात के साथ मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को शुरू करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ऑलरेडी वैलिडेशंस के बारे में स्टडी किया कि वैलिडेशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और फॉर्म वैलिडेशन क्या होती है और किस तरीके से हम अपनी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं यूजिंग PHP आर्टिसन मेक रिक्वेस्ट कमांड की मदद से। उसके बाद हमने उसमें तमाम वैलिडेशन रूल्स अप्लाई किए थे। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से बिल्ट इन वैलिडेशन रूल्स हैं। तो यहाँ मैं डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करता हूँ और हम जाएंगे द बेसिक्स में और यहाँ पर मैं जाऊँगा इसमें वैलिडेशन में। और वैलिडेशन के अंदर हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें तो अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स के सेक्शन में हम आ जाएंगे। सो हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ बिल्ट इन वैलिडेशन रूल्स। आप इसको एक दफ़ा सबको देख लें। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्सेप्टेड एक्टिव URL, आफ्टर डेट, आफ्टर और इक्वल डेट, अल्फ़ा, अल्फ़ा डैश, अल्फ़ा न्यूमेरिक अरे और बेल के बारे में देखेंगे। या फिर बेल ए के वीडियो ट्यूटोरियल हम आज देख लेते हैं और बी वाले ट्यूटोरियल नेक्स्ट में, और फिर इसी तरीके से CD के नेक्स्ट में देख लेंगे। तो हम इसी तरीके से 3-4 पार्ट्स में इन तमाम वैलिडेशन रूल्स को वन बाय वन इन डेप्थ देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेप्टेड वैलिडेशन रूल की। तो जो एक्सेप्टेड वैलिडेशन रूल है वो ये कहता है कि द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट बी येस, ऑन, वन और ट्रू। दिस इज़ यूज़फुल फॉर वैलिडेटिंग टर्म्स ऑफ सर्विस एक्सेप्टेंस। अक्सर आपने वेबसाइट में जब फॉर्म्स देखे होंगे तो उसमें आपको एक लाइसेंस एग्रीमेंट का चेक बॉक्स लगता है कि प्लीज़ सिलेक्ट दिस चेक बॉक्स, और जब तक आप वो चेक बॉक्स को चेक नहीं करते आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता। यही चीज़ आप अपने फॉर्म्स के साथ भी कर सकते हैं कि आप एक टर्म्स ऑफ सर्विस का सेक्शन बना सकते हैं और उसको एक नाम देंगे और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू येस, नो, वन या ट्रू आप दे देंगे। जब आप उस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वैलिडेशन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेड लिखना है। तो अगर वो एक्सेप्टेड होगा तो वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अदरवाइज़ वो आपको एक एरर रिटर्न करेगा। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम। तो यहाँ पर मैं अपने सबलिम टेक्स्ट 3 में हूँ और यहाँ पर हमारे पास तीनों कंट्रोलर, व्यू और हमारा जो रिक्वेस्ट हमने क्रिएट की थी वो यहाँ पर हमारे पास ओपन है। तो सबसे पहले हम क्रिएट ब्लेड डॉट PHP में जाते हैं और यहाँ पर एंड पे जहाँ पर हमने सबमिट के नीचे एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं और इसको लेबल दे देते हैं एक्सेप्ट TOS, टर्म्स ऑफ सर्विस। और यहाँ पर हम इनपुट चेक बॉक्स एक लगा देते हैं और नेम एक इसको दे देते हैं TOS, मतलब टर्म्स ऑफ सर्विस। और ये हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब इसके नीचे हम यहाँ पर वैलिडेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ इसका नेम TOS कर देंगे। कोई भी एरर आएगा तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सेव किया। सेव करने के बाद फॉर्म में आते हैं, रीलोड करते हैं फॉर्म को। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ फॉर्म को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेप्ट टर्म ऑफ सर्विसेज का चेक बॉक्स आ गया। अगर ये चेक बॉक्स चेकड होगा तो हमारा फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज़ फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? क्रिएट फॉर्म में हमने क्रिएट किया, फिर स्टोर ब्लॉग पोस्ट में जाएंगे और यहाँ पर इसको देंगे टॉस और इसके बाद हम ये यहाँ पर दे देंगे इसको क्या हमने एक्सेप्टेड। यहाँ पर हमने टॉस और एक्सेप्टेड इसको पास कर दिया और बाकियों के साथ हम फ़िलहाल इसको रिक्वायर्ड को कमेंट आउट कर देते हैं।
कमेंट आउट किया और मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब मैं अगर फॉर्म को सबमिट करता हूँ, सो द टॉस या टर्म्स ऑफ सर्विस मस्ट बी एक्सेप्टेड। सो इट मीन अब ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एक्सेप्ट होगा जब हम इस पर क्लिक करेंगे। सो अब आपने देखा कि हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब हम यहाँ पर अगर कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहें तो उसके लिए हम सेशंस को यूज़ करते हैं। तो कैसे वो करते हैं मैं वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, फिर आने वाले वीडियो में हम सेशंस को भी देख लेंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आप फॉर्म रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ये फॉर्म रिक्वेस्ट है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट वैलिडेटेड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इस सूरत में है कि अगर हम किसी वेरिएबल में इसकी वैलिडेटेड वैल्यू सेव करना चाहें तो हम कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पर से मैं इसको कमेंट आउट भी कर देता हूँ तो हमारी जो वैलिडेशन है वो काम करेगी। देखिए मैंने यहाँ पर इसको कमेंट कर दिया। अब मैं अगर इसको ऐड करता हूँ तो ये द टॉस मस्ट बी एक्सेप्टेड अभी भी काम कर रहा है। सो इट मीन्स वी डोंट नीड दिस। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक विद का मेथड यूज़ करते हैं। तो ये मैं एक्चुअली पहले ही लिखा हुआ था यहाँ पर, इससे पहले जो लिखा हुआ था विद इनपुट, ये मेथड था लिखा हुआ। तो यहाँ से हम लिखेंगे विद और यहाँ पर जो भी आप मैसेज देना चाहें, मैसेज कॉमा योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। सो ये हमारा फॉर्म जो है ये सक्सेसफुली सबमिटेड उस सूरत में आएगा जब ये वैलिडेशन जो है ये सक्सेसफुल होगी। अगर मैं इसको दोबारा ऐड न्यू करता हूँ तो ये देखिए हमारी टर्म्स एंड सर्विस एक्सेप्टेड नहीं है, बाकियों को मैंने रिमूव किया हुआ है। सो अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ तो थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर इसको मैं ऐड न्यू करूँगा तो अब हमारा यहाँ पर फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, लेकिन मैसेज नहीं आया। सो मैसेज के लिए हम create.blade.php में जाएंगे और यहाँ पर h2 के नीचे हम यहाँ पर php का टैग लगाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक सेशन की क्लास है कि उसको हम यूज़ करेंगे इफ़ सेशन कॉलन हैज़, इसका एक स्टैटिक मेथड है। मैसेज, अगर सेशन के अंदर मैसेज सेव है सो उसको फिर एको कर दो। सो एको सेशन कॉलन गेट, और हम इसको मैसेज को गेट कर सकते हैं। सिंपली हमने इतना लिखना है। अगर आप इसको पी टैग में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप कॉन्केटिनेट कर सकते हैं पी टैग को इस तरीके से। सो ये हमने इसको कॉन्केटिनेट कर लिया। अब हम इसको रीलोड करते हैं और अगर मैं टर्म्स एंड सर्विस एक्सेप्ट नहीं करता और ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ तो वी गॉट द एरर। लेकिन अगर मैं टर्म एंड सर्विसेज एक्सेप्ट करता हूँ और ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज मिल गया। मतलब हमारा जो कंट्रोलर है वो ये वाला मैसेज उसने अब रिटर्न किया है, इससे पहले वो वैलिडेशन के मैसेजेस रिटर्न कर रहा था। तो ये है हमारे पास एक्सेप्ट का बिल्ट इन रूल जो कि लारावेल हमें प्रोवाइड करता है यहाँ पर। तो एक्सेप्टेड के बाद है एक्टिव यूआरएल। एक्टिव यूआरएल बेसिकली इसके लिए आपके पास पहली चीज़ तो यह है कि इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, तभी वो इसको चेक करता है कि वो जो आपने यूआरएल दी है वो एग्जिस्ट करती है ऑन द इंटरनेट विद दिस वैलिड ए और ए रिकॉर्ड। ये बेसिकली डीएनएस रिकॉर्ड्स की सेटिंग्स होती हैं। अगर आपने जो यूआरएल इंटर किया और आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टेड नहीं है तो ये हमेशा आपको इनवैलिड का एरर देगी। अगर आपका इंटरनेट वर्किंग में है तो ये चेक करेगा नेट पे जाके कि आया ये जो यूआरएल सबमिट की गई है ये रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती। सो कैसे इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैं क्रिएट फॉर्म पे आता हूँ और यहाँ पर एक न्यू हम फील्ड ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर एंड में टर्म्स एंड सर्विस से ऊपर हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम इनपुट यूआरएल दे लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं वेबसाइट, और इसको वहाँ यहाँ पर भी वेबसाइट कह देते हैं। सो ये हमने टाइप इसकी यूआरएल दे दी ताकि हम इसमें यूआरएल ही सिर्फ टाइप कर सकें। सो अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो हमारे पास एक्सेप्ट एंटर योर वेबसाइट, एंटर योर वेबसाइट एड्रेस। सो ये हमारे पास एक फील्ड आ गई, एंटर योर वेबसाइट एड्रेस। अब यहाँ पर हम कोई भी वेबसाइट का एड्रेस देते हैं, जैसे ये हमारी वेबसाइट है bestsoftpro.com। इसको मैंने कंप्लीट एंटर किया और एक्सेप्ट किया टर्म्स एंड सर्विसेज को, और इसको मैंने ऐड न्यू पोस्ट किया। सो योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज आया। अब मैं एक रेंडम ये ddd.com ये एक इनवैलिड डोमेन मैंने इंटर किया और एक्सेप्ट किया टर्म्स एंड सर्विस और ऐड न्यू पे क्लिक किया। सो आपने देखा कि इसने उसको जो है वो यहाँ पर सबमिट नहीं करना चाहिए था। सॉरी, मैंने इसका रूल अप्लाई किया ही नहीं है। तो यहाँ पर हम आएंगे स्टोर ब्लॉक्स डॉट पोस्ट पे
स्टोर ब्लॉग पोस्ट डॉट PHP फाइल में जो हमने क्रिएट की थी रिक्वेस्ट, और यहाँ पर लिखूँगा मैं वेबसाइट और एक्टिव URL। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर आप मल्टीपल रूल्स को ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये रिक्वायर्ड भी है और इसमें एक्टिव URL भी है, तो आप उसको पाइप साइन के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये एक रूल हो गया और पाइप साइन का सिंबल फिर दूसरा रूल। सो मैं इसको सेव करता हूँ, वापस आता हूँ फॉर्म पे। अब मैं यहाँ पर एक वैलिड URL देता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ टर्म्स एंड सर्विसेज को और ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ। सो योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब मैं अगेन टर्म्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ पर इनवैलिड डोमेन दूंगा और ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ। तो अब उसने कहा कि द वेबसाइट इज़ नॉट अ वैलिड URL। अब ये उसने नेट पर जाके चेक किया। अगर मैं अपना फॉर द टाइम बीइंग इंटरनेट कनेक्शन डिसकनेक्ट कर दूं और इसके बाद इसमें वैलिड डोमेन भी दूंगा, सो इट विल गिव मी द एरर। अभी मैं इंटरनेट डिसकनेक्ट करने लगा हूँ, ये देखिए टर्न ऑफ वाईफाई कनेक्शन। अब मेरा वाईफाई कनेक्शन ऑफ हो चुका है। मैं फॉर्म को एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ। अब मैं यहाँ पर टर्म्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट करता हूँ और वैलिड डोमेन इसमें एंटर करता हूँ। अब चूंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा और ऐड न्यू पोस्ट करूँगा, सो द वेबसाइट इज़ नॉट अ वैलिड URL। सो इट मीन्स ये काम नहीं करेगा और यही सेम मैसेज आपको देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं। मैं वापस अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन करता हूँ और यहाँ पर अगेन मैं टर्म्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट करता हूँ। अगेन मैं वैलिड डोमेन देता हूँ और ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। सो योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये है हमारे पास एक्टिव URL। तो नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर डेट, आफ्टर कॉलन डेट। ये ध्यान में रखना है आपने यहाँ पर कि ये आफ्टर कॉलन डेट है। यहाँ पर आफ्टर कॉलन फिर आपने उसके अंदर डेट देनी है। अब ये जो डेट है, ये जो str टू टाइम PHP फंक्शन है, ये ऑटोमेटिकली जो भी आप देंगे टाइम उसको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, वो उसको ऑटोमेटिकली करंट टाइम में उस करेक्ट डेट फॉर्मेट में, टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल उसने दी है आफ्टर टुमारो। सो इट मीन्स वो ये डिटेक्ट करेगा कि परसों वाले दिन की क्या डेट है, वो टुमारो से भी एक दिन बाद की डेट। सो अगर आप अपना कोई फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि दूसरे दिन क्लाइंट जो है वो कल के दिन नहीं बल्कि आने वाले नेक्स्ट डे में वो मतलब दूसरे दिन नहीं बल्कि तीसरे दिन वो उसको फिल कर सके, तो उसके लिए आप टुमारो यहाँ पर देंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर आज की डेट में 14 सितंबर 2019 है, तो अगर आप 15 सितंबर 2019 देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करेगा 16 सितंबर 2019 को। सो इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हम एक यहाँ पर कॉलम क्रिएट कर लेते हैं न्यू। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट डेट कह देते हैं, सिलेक्ट डेट। और इसकी टाइप जो है मैं डेट रखता हूँ और नेम इसको मैं DT दे देता हूँ और उसके बाद इसकी एरर मैसेजेस DT। और ये हमने क्रिएट कर लिया फॉर्म। अब हम आएंगे स्टोर ब्लॉग पोस्ट में और यहाँ पर हम लिखते हैं DT और यहाँ पर हम इसको सबसे पहले रिक्वायर्ड करेंगे। दूसरा हम ये कहेंगे कि ये मस्ट बी अ डेट फॉर्मेट होनी चाहिए। डेट भी उसमें एक फंक्शन है, रूल है डेट का, तो यहीं पर इसको ऐड कर लेते हैं। फिर आफ्टर कॉलन, अब मैं यहाँ पर टुमारो नहीं लिखता बल्कि टुडे लिख देता हूँ। अब वो क्या करेगा कि जब मैं इस फॉर्म को रीलोड करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया सिलेक्ट डेट का। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट डेट करता हूँ आज की डेट और मैं इसको वैलिड वेबसाइट एड्रेस और वेब एक्सेप्ट TOS कर लेता हूँ, ऐड न्यू करता हूँ। तो इसने कहा द DT मस्ट बी अ डेट बिफोर आफ्टर टुडे। आफ्टर टुडे से मतलब है टुमारो की डेट होनी चाहिए। सो मैं अगेन फॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ, 14 के बजाय मैं 15 सिलेक्ट करता हूँ और प्रॉपर मैं URL और एक्सेप्ट कर लेता हूँ टर्म्स एंड सर्विस, ऐड न्यू करता हूँ। सो अब उसने कहा कि योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अगेन मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब 15 के बजाय मैं 16 सिलेक्ट करता हूँ और इसको दोबारा सबमिट करता हूँ एक्सेप्ट करने के बाद। तो अब दोबारा से इसने हमें मैसेज दे दिया कि योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। इट मीन्स कि टुडे एक दिन के बाद से कोई भी डेट आप एंटर कर सकते हैं, कल की, परसों की, उसके बाद आने वाले पूरे एक महीने बाद की, एक साल के बाद की, लेकिन वो डेट आज की डेट नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा वो डेट प्रीवियस डेट नहीं हो सकती। कहने का मकसद ये है कि अगर आज 14 तारीख है 14 सितंबर 2019 और मैं 13 सितंबर सेलेक्ट करता हूँ, तो इट विल ऑटोमेटिकली रेज एन एरर। सो द डेट मस्ट बी
डेट आफ्टर टुडे। अब ये dt को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि आप इसको एट्रीब्यूट सेक्शन में बता सकते हैं कि dt है तो उसको dt को कैसे आपने डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट के टेबल में हम dt को क्या देते हैं, डेट। सो यहाँ पर अब मैं दोबारा अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं प्रीवियस डेट सिलेक्ट कोई भी कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ और इसको ऐड करता हूँ। सो द डेट मस्ट बी अ डेट आफ्टर टुडे। सो इट मीन्स अब वो डेट आज की डेट नहीं हो सकती और ना ही प्रीवियस डेट हो सकती है, बल्कि कोई भी डेट जो आज के दिन से बाद की हो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई ऐसा फॉर्म बना रहे हैं जिसमें आप दो डेट्स हैं, एक स्टार्ट डेट और एंड डेट, तो उसमें आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एंड डेट कौन सी हो और स्टार्ट डेट कौन सी हो। तो यहाँ पर हम फील्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, दो फील्ड्स बना लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको डेट को कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ स्टार्ट डेट और इसको मैं कह देता हूँ एंड डेट। सो ये दो हमारे पास फील्ड्स आ गई, इन दोनों की टाइप जो है वो डेट है। सो अब मैं अगर कोई भी डेट, मैं चाहता हूँ कि जो मैं स्टार्ट डेट में डेट सेलेक्ट करूँ उसके बाद वाली डेट ही मैं एंड डेट में सेलेक्ट करूँ, वो सेम ना हो बल्कि उसके बाद की डेट हो। सेव किया, स्टोर ब्लॉग में आए और dt की बजाय अब हम स्टार्ट डेट हम करेंगे। सो इसको अब ख़त्म कर देंगे, सिर्फ रिक्वायर्ड है और डेट इसमें होनी चाहिए, कोई सी भी डेट हो। या हम ये कर सकते हैं, इसमें आगे हम दूसरा भी मेथड देखेंगे जिसमें है बिफ़ोर डेट, वो हम बी के सेक्शन में था, खैर मैं अब बता देता हूँ। बिफ़ोर इसका मतलब है कि पहले की डेट, इससे आज से पहले की। तो खैर अब मैं इसको सिर्फ एक डेट दे देता हूँ, ठीक हो गया। फिर हम एंड स्टार्ट डेट और दूसरे को हमने क्या दिया था, एंड डेट। सो यहाँ पर मैं दे देता हूँ एंड अंडरस्कोर डेट और ये भी रिक्वायर्ड फील्ड होगी और मैं ये कहूँगा ये भी एक डेट फील्ड होनी चाहिए और आफ्टर के बाद मैं लिख दूँगा स्टार्ट डेट। सो इट मीन्स अब मैं जो भी स्टार्ट डेट में डेट सेलेक्ट करूँगा ऑटोमेटिकली एंड डेट में वो ये चेक करेगा कि क्या वो फील्ड प्रीवियस डेट से सेम एक दिन आगे की है या नहीं है। सो यहाँ पर हम dt की बजाय स्टार्ट डेट को स्टार्ट डेट कह देते हैं, स्टार्ट डेट, और एंड डेट को एंड डेट कह देते हैं, ठीक हो गया। सो अब मैं जब इस फॉर्म में को रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर अब हमारे पास सिलेक्ट स्टार्ट डेट और सिलेक्ट एंड डेट होनी चाहिए। सो सिलेक्ट स्टार्ट डेट, सिलेक्ट एंड डेट, रीलोड किया तो अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ आज 15 डेट है और यहाँ पर भी मैं 15 डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये दोनों सेम है, वैलिड URL एक्सेप्ट द टॉस। सो ऐड न्यू पोस्ट। सो इसने कहा द एंड डेट मस्ट बी अ डेट आफ्टर स्टार्ट डेट, राइट। अच्छा यहाँ पर वो वापस नहीं शो कर रहा क्योंकि मैंने ओल्ड वाली वैल्यू यहाँ पर यूज़ नहीं की है, तो इसलिए वो उसकी पुरानी वैल्यूज़ को यहाँ पर नहीं ला रहा। आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए अब मैं दोबारा डेट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर 15 सेलेक्ट की, यहाँ पर 16 सेलेक्ट की, वैलिड URL एक्सेप्ट द टर्म्स एंड सर्विसेज, ऐड न्यू पोस्ट। सो अब हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सो अब आप ये कर सकते हैं, इस तरीके से एक कंप्लीट वैलिडेशन वाला फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग आफ्टर डेट। तो इसके बाद जो आफ्टर डेट के बाद जो नेक्स्ट है वो है आफ्टर और इक्वल। सो सेम वही है जो आफ्टर डेट वाला है, इसमें सिर्फ चेक लगा हुआ है कि इक्वल भी होनी चाहिए। मतलब आपकी जो स्टार्ट डेट है वो एंड डेट के इक्वल भी हो सकती है और आफ्टर भी हो सकती है, लेकिन बिफोर नहीं हो सकती। सो इट मीन्स कि अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अपने स्टोर ब्लॉग में आता हूँ और यहाँ पर इसको मैं आफ्टर की बजाय आफ्टर और इक्वल कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि जो डेट हम स्टार्ट डेट में सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 डेट सेलेक्ट करता हूँ, तो एंड डेट में भी हम वही डेट तो दे सकते हैं या इससे नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट, कोई सी भी नेक्स्ट डेट दे सकते हैं, या सेम दे सकते हैं या नेक्स्ट दे सकते हैं, लेकिन प्रीवियस डेट हम उसमें नहीं दे सकेंगे। मैं इसको सबमिट करूँगा तो एरर आएगा। सो द एंड डेट मस्ट बी अ डेट आफ्टर और इक्वल टू स्टार्ट डेट, ठीक हो गया। सो मतलब मैं यहाँ पर अगर 15 सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर भी 15 सेलेक्ट करता हूँ और वैलिड URL और एक्सेप्ट करता हूँ टॉस, तो अब ये हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों डेट्स इक्वल हैं। सो ऐड किया, सो योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये है हमारे पास आफ्टर और इक्वल। सो आफ्टर और इक्वल के बाद है अल्फ़ा।
और ये सारे हमारे पास अल्फ़ा के 3 तरीके हैं, अल्फ़ा, अल्फ़ा डैश, अल्फ़ा न्यूमेरिक। सो अल्फ़ा मीन द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट बी इंटायरली अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स। अब अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स का मतलब है स्मॉल लेटर ए टू जी, कैपिटल लेटर ए टू जी एंड 1 2 3 डिजिट्स। इसके अलावा कोई स्पेशल करैक्टर हम उसमें नहीं दे सकते। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर जो टाइटल फील्ड है अब उसको मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पर इसको अनकमेंट कर देता हूँ। तो ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है। उसके अलावा यहाँ पर मैं दे देता हूँ अल्फ़ा। ठीक हो गया। सो अल्फ़ा देने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको, अच्छा स्पेस भी अल्फ़ा में काउंट होती है, दिस इज़ अ टेस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर डेट भी दे देता हूँ, यूआरएल वैलिड टॉस और ऐड न्यू पोस्ट कर देता हूँ। सो इसने कहा जी द टाइटल में ओनली कंटेन लेटर्स। ठीक हो गया। मतलब उसने कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लेटर्स होने चाहिए, अल्फ़ा लेटर्स। सो इट मीन्स इसको मैं दिस इज़ अ टेस्ट इस तरीके से सिर्फ दे सकता हूँ। सो अगेन मैंने डेट सेलेक्ट की, अगेन मैंने वैलिड यूआरएल दी, एक्सेप्ट किया, टॉस को ऐड न्यू रूल किया। सो योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। सो दिस इज़ अल्फ़ा। इसमें कोई स्पेशल करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस भी अलाउ नहीं है। आप कोई भी, आप नंबर्स दे सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं, लेकिन कोई स्पेशल करेक्टर नहीं दे सकते। अब अल्फ़ा डैश है एक नेक्स्ट, दिस फील्ड अंडर वैलिडेशन में हैव अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर्स एज वेल एज डैशेस एंड अंडरस्कोर्स। सो इसमें हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर्स सारे हो सकते हैं, प्लस उसमें हमारे पास डैश और अंडरस्कोर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी किया, फॉर्म में आता हूँ और यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा डैश दे देता हूँ। फॉर्म को रीलोड करता हूँ। सो दिस इज़ अ टेस्ट। अब मैंने स्पेस दी, मैंने डेट सेम सेलेक्ट की, वैलिड यूआरएल, एक्सेप्ट द टॉस, ऐड न्यू। सो उसने कहा द टाइटल में ओनली कंटेन लेटर्स, नंबर्स, डैशेस एंड अंडरस्कोर्स। सो इट मीन्स यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से वैल्यूज़ दे सकते हैं, या इस तरीके से दे सकते हैं, या मिक्स ऑफ दिस दे सकते हैं। सो अब मैं इसको दोबारा सबमिट करता हूँ फॉर्म को। तो सबमिट किया। सो योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब अल्फ़ा हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें करैक्टर्स ऐसे इंटर करने हैं जिनमें कोई स्पेशल करैक्टर की ज़रूरत नहीं है, नंबर, स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं देना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर दे रहे हैं किसी साइट का, किसी यूज़र का, तो वो सोशल सिक्योरिटी नंबर कुछ इस तरीके से हो सकता है कि DD123 DDSSTT समथिंग लाइक दैट हो सकता है। अब इसमें कोई स्पेस, कोई डैश, कोई अंडरस्कोर यूज़ नहीं होती, तो इसलिए उन्होंने इस फील्ड को अल्फ़ा रख दिया। अल्फ़ा डैश बेसिकली हम स्लग के लिए यूज़ करते हैं। अक्सर आपने पोस्ट में देखा होगा कि स्लग ऐसे यूज़ होती है जैसे दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्ट। अब ये जो है ये एक यूआरएल स्लग जनरेट हो गया। तो ऐसी ऐसी फील्ड्स के लिए हम अल्फ़ा डैश यूज़ करते हैं इस वैलिडेशन को, कि जो फील्ड की वैल्यूज़ आ रही हैं वो अल्फ़ा डैश में हैं या नहीं हैं। तो ये है अल्फ़ा डैश और इसके बाद है अल्फ़ा नम। तो द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट एंटायरली अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर्स, अल्फ़ा नम। सो अल्फ़ा नम से क्या होगा, अब हम यहाँ पर कोई भी स्पेशल करैक्टर सवाई अंडरस्कोर, और यहाँ पर अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ, सो ये हमारे पास दिस इज़ अ टेस्ट अल्फ़ा न्यूमेरिक है। सो द टाइटल में ओनली कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स। सो इट मीन वी मस्ट एंटायर अल्फ़ाबेट। ओके, सो अल्फ़ा में, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, अल्फ़ा में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स करैक्टर हो सकते हैं। अल्फ़ा नम में हमारे पास नंबर्स और करैक्टर्स दोनों हो सकते हैं। बाकी इन दोनों के रूल्स सेम है। अल्फ़ा में सिर्फ ABC, ए से लेकर जी और ए से लेकर जी कैपिटल सिर्फ हो सकते हैं। अल्फ़ा नम में हमारे पास ए से जी स्मॉल, ए से जी कैपिटल, और इसके अलावा 0 से लेकर 9 तक जो भी न्यूमेरिक डिजिट्स हैं वो सारे हो सकते हैं। सो ये इन तीनों में डिफरेंस है, अल्फ़ा, अल्फ़ा डैश और अल्फ़ा नम में। सो अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर, सो दीज आर अल्फ़ा न्यूमेरिक। इसमें न्यूमेरिक करैक्टर्स भी आ सकते हैं अल्फ़ा डैश में, प्लस इसमें डैशेज एंड अंडरस्कोर। और अल्फ़ा नम में सिर्फ और सिर्फ ए से जी स्मॉल, ए से जी कैपिटल और 0 से 9 करैक्टर्स आ सकते हैं।
सो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। आई थिंक अल्फ़ा में अगर हम नंबर एंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं इसको ये नंबर देता हूँ, अल्फ़ा मैंने फील्ड सेलेक्ट किया है, सो यहाँ पर मैं 15 दे देता हूँ, एक्सेप्ट ऐड न्यू। सो दिस टाइटल में कंटेन ओनली लेटर, सो दिस इज़ द डिफरेंस अल्फ़ा नम और अल्फ़ा डैश में। सो ये थे 3 हमारे पास अल्फ़ा से रिलेटेड रूल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है आज के ट्यूटोरियल के लिए वो है अरे। सो इसका मतलब है द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट बी अ PHP अरे। सो सपोज़ मैं यहाँ पर टाइटल के साथ यहाँ पर अरे दे देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर फॉर्म को रीलोड करता हूँ और इसमें कोई वैल्यू हम देते हैं, सिलेक्ट करते हैं और डेट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर और एक्सेप्ट टॉस करते हैं और ऐड न्यू पोस्ट करते हैं। सो द टाइटल मस्ट बी एन एरे। सो वो ये कहना चाह रहा है कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मस्ट बी एरे की फॉर्मेट में होनी चाहिए। सो अगर आपको याद हो कि हमने क्रिएट ब्लेड डॉट PHP में जो अपनी चेक बॉक्सेस लगाए थे उनको हमने कुछ इस तरह के नाम दिए थे, चेक ब्रैकेट्स, चेक कैपिटल ब्रैकेट, चेक ब्रैकेट, चेक। सो ये हमारे पास एक एरे है। सो इट मीन्स अगर मैं अपने स्टोर ब्लॉग में आता हूँ और ये वाला जो रूल है रिक्वायर्ड के बाद जो चेक है हमारे पास, इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं रीलोड करता हूँ। अब मैं यहाँ पर टाइटल और एक कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, URL वैलिड दे लेता हूँ, एक्सेप्ट टॉस और ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ। सो योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। क्योंकि ये जो फील्ड है हमारे पास कंप्यूटर साइंस, जनरल, आर्ट्स, बिजनेस की, ये एक एरे की सूरत में रिटर्न हो रही है। सो ये एक वैलिड एरे है, तो इसलिए इस चेक पे एरे ने हमारे कोई एरर नहीं दिया और हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सो ये है हमारे पास एरे रूल जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, वहाँ पर जहाँ पर हमें पता हो कि ये फील्ड्स एरे की हैं, तो यूज़र जब उसको सबमिट करे सो इन द फॉर्म ऑफ एरे हो तो हम उसको फिर एक्सेप्ट कर लेंगे अपने फॉर्म के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने बिल्ट इन वैलिडेशन रूल्स के बारे में ए से स्टार्ट होने वाले तमाम रूल्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बी और सी को देखेंगे क्योंकि सी का हमारे पास एक ही रूल है। सो बी और सी को नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, फिर डी को देखेंगे, फिर ई को, एफ़ को, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और जहां हम देखेंगे कि किसी भी अल्फ़ाबेट के कम रूल्स हैं तो हम उससे नेक्स्ट आने वाले रूल को भी उसमें ऐड करके ताकि कम से कम वीडियोस में हम अपने इन तमाम अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स को फिनिश कर सकें। तो इसी बात के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।